This right here is a 10-year-old car. That's right. Volkswagen Polo तब आई थी जब मैंने अपना कॉलेज शायद तब पास ही किया था, और आज मैं ऑलमोस्ट बूढ़ा हो चुका हूं और ये फिर भी वैसी की वैसी है दिखने में। एक्सटीरियर इंटीरियर इसका बरकरार है, पर एक और चीज जो बरकरार है वो है इसका फन कोशेंट, और उसके लिए क्रेडिट डेफिनेटली Volkswagen को जाता है। चाहे एक्सटीरियर और इंटीरियर में बहुत बड़े बदलाव नहीं हमने देखे हैं, बट इंजन ऑप्शंस, पावर ट्रेन ऑप्शंस में इसमें हमेशा बदलाव किए गए हैं और एंथुसियास्ट को हमेशा ये अट्रैक्ट करती हुई आई है। ये जो नया वर्जन है, मतलब नया अपडेट है, उसके साथ में से मिलता है एक 1 लीटर का TSI इंजन, जो कि पहले वाले सभी इंजन से ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है और सबसे ज़्यादा मज़ेदार भी क्लेम कर रही है Volkswagen। But is it? नमस्कार, खमागणी देवियों सज्जनों, my name is Vikas Yogi, you watching Essence Studio, and here is everything that you need to know about Volkswagen Polo 1 liter TSI manual transmission। मोरलेस सेम रही है इसके डिज़ाइन इस पूरे दशक में, जो कि हो सकता है बहुत बड़ा डील ब्रेकर बहुत लोगों के लिए नहीं हो, मेरे लिए भी डील ब्रेकर नहीं है, क्योंकि टाइमलेस सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन है, आप कभी बोर नहीं होते हो इस डिज़ाइन से। पर इंटीरियर की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ पे आप थोड़ा मॉडर्निटी एक्सपेक्ट करने लग जाते हो। हाँ ठीक है, इन्होंने टच स्क्रीन अब दे दिया है जो कि काफ़ी सीमलेसली काम करता है, छोटा है बट सीमलेसली काम करता है, और आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गए, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सब आपको मिल जाता है। बट जब आप मटेरियल की बात करोगे तो वो मोरलेस सेम रहा है, मतलब हार्ड है डेफिनेटली, काफ़ी सॉलिडली पुट टुगेदर लगता है और बहुत ही सॉलिड गाड़ी लगती भी है। वेट भी है इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वेट इस गाड़ी में है। बिल्ड उस हिसाब से अच्छी है सेफ्टी वाइज अगर आप बात करोगे, पर जब आप थोड़े मॉडर्न टचेस की बात करोगे तो वो यहाँ पे कुछ मिस आउट करती हुई ये नज़र आती है। हार्ड प्लास्टिक्स एवरीवेयर, यहाँ पर भी हाँ ठीक है, जैसा कि मैंने कहा फिट एंड फिनिश इज स्टिल टॉप नॉच। इनफैक्ट इसके लगभग सभी कंपटीशन में अगर आप गाड़ियों की बात करोगे तो उनसे बेहतर ही आपको ये लगेगी बिल्ड वाइज, जिस हिसाब से इसको पूरा का पूरा बनाया गया है, जिस हिसाब से एक स्ट्रेंथ, ये मतलब स्ट्रेंथ वाली फीलिंग आपको देती है कि हाँ काफ़ी स्टर्डी सा इसका इंटीरियर है, तो वो चीज़ है। बट मॉडर्निटी वाली चीज़ें नहीं है, काफ़ी पुराना आपको लगता है। बट कई चीज़ें मुझे आज भी पसंद है। एसी कंट्रोल के जो हैं सारे बटन्स मैनुअल हैं, अभी भी प्रॉपर्ली फिजिकल बटन्स आपको दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा फीडबैक भी इनमें है और कभी कंफ्यूज नहीं होते हो आप। सेम आप ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके लिए वॉल्यूम बटन आपको दिया गया है, बैंड को चेंज करना हो उसके लिए बटन दिए गए हैं, सभी चीज़ों के लिए डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो आज भी शानदार है, और अच्छी बात यह है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के ऑप्शन देती है, विच इज़ फैंटास्टिक। मुझे लगता है कि हर गाड़ी में होना चाहिए, बेस्ट सीटिंग पोजीशन में आने में आपको बहुत मदद मिलती है। IRVM जो है वो आपको थोड़ा सा छोटा नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं देता है, ये मतलब व्यू आपका बहुत अच्छा नहीं आता है IRVM से। ORVM भी जो है इनफैक्ट वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको थोड़ी सी परेशानी वहाँ पे होती है। बाकी यहाँ से बैठ के व्यू कैसा आता है, आप कई लोगों को बोनेट देखने की आदत होती है तो वैसा नज़र तो नहीं आता है। ऑफकोर्स आप सीट एडजस्ट कर सकते हो अपनी हाइट के हिसाब से, बट व्यू जो अगर आपको अप बहुत ज़्यादा वाइड ब्रॉड व्यू चाहिए तो वो ब्रॉड व्यू यहाँ पे नहीं आता है, एक लो स्लंग गाड़ी वाला व्यू है। सो या दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट। अगर आगे 5'10" का अगर बंदा बैठा है, कार्तिक मेरे आगे बैठे हैं और 5'10" इनकी हाइट है, उसके बाद में मेरे पास में नी रूम, अगर मेरी जितनी हाइट है आपकी 5'6", 5'7" के आसपास, इनफैक्ट 5'8" भी होंगे तो भी आप बैठ सकते हो, बट बहुत ज़्यादा कंफर्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली थाई सपोर्ट भी आपको थोड़ा सा कम लगेगा इसका। पाँव नीचे ऑफकोर्स आप जब पाँव घुसाते हैं सीट के नीचे तो बहुत ज़्यादा जगह वहाँ पर भी नहीं है। नी रूम आपको ठीक ठाक मिल जाता है, लाइक आई सेड 5'7", 5'8" लोगों के लिए। पर 6 फुट का बंदा अगर कोई बैठा हो, जैसे ये वाली सीट 6 फुट के बंदे के हिसाब से एडजस्टेड है। मैं इधर आता हूँ और अब आप देख सकते हो कि घुस गए हैं मेरे पाँव ऑलमोस्ट, और यहाँ पे थोड़ा टाइट हो गया। तो अगर 6 फुट के 2 बंदे अगर आगे बैठे हैं तो पीछे बच्चे बैठे हैं तो बेटर है।
पर अगर 510 तक अगर कोई चला रहा है आगे ड्राइवर और यहाँ पर भी 510 बैठे हैं तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। सो दैट इज़ वन एरिया दैट नीड्स टू इम्प्रूव, और जो नेक्स्ट जनरेशन अगर इसका आता है तो आई होप उसमें ये एड्रेस किया जाए। बाकी यहाँ पे रेयर AC वेंट भी आपको मिलते हैं जो पीछे बैठने वाले लोग हैं, और यहाँ पर एक कप होल्डर भी दिया गया है। अब कप होल्डर देने का एक लॉजिक ये भी है क्योंकि जो साइड में जो दरवाज़ों में जगह है वहाँ पे आप बॉटल रख ही नहीं सकते हैं, जगह ना के बराबर है। बट चलिए ठीक है, वो एक फिर भी डील ब्रेकर ना हो बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आगे 2 बॉटल्स आप रख लो, एक यहाँ पे रख लो एंड दैट बी ऑल। हेडरूम की अगर आप बात करोगे तो वो भी थोड़ा टाइट है। अगर मेरी हाइट के जितने हैं और ऐसे बैठे हैं आप आराम से तो आप बैठ सकते हो, बट अगर आप मेरी जितनी हाइट होते हुए भी अपराइट बैठोगे तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ब्रश होने लग जाता है। तो अगर और भी कोई लंबा बंदा होगा, मुझसे भी लंबा होगा, अगर 5'9" भी होगा तो उसको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो ये एक एरिया है जिस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है Volkswagen को। और एक और चीज़ अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं वो ये है कि गाड़ी की विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि थोड़ा सा स्ट्रगल है, 4 अडल्ट अगर अच्छी खासी हाइट के फिजिक के होंगे तो उनको बैठने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। तो ये एक 2 सीटर के जैसे आप मानिए, जिसमें 2 अडल्ट आगे बैठ सकते हैं और 2 बच्चे यहाँ पे पीछे बैठ सकते हैं, 3 भी बिठा सकते हो। ऑलराइट, तो अब सबसे मुख्य बात Volkswagen पोलो की, क्योंकि 1 दशक से ज़्यादा पुरानी ये गाड़ी हो चुकी है और इस 1 दशक में बहुत सारे इसको इंजन ऑप्शंस देने की कोशिश की है। हमने MPI इंजन देखा है, TCI के डिफरेंट वर्जन्स देखे हैं, 1.2 आता था पहले, अब फाइनली इसे एक इंजन दिया गया है 1 लीटर का TSI, जो कि Volkswagen ग्रुप अब अपनी एंट्री लेवल कार्स आप बोल सकते हो या कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन तक यूज़ करती है। दिस इज़ अ 1 लीटर 999cc 3 सिलेंडर TSI इंजन, जो कि पावर के मामले में बहुत दमदार है। हम उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट इसके साथ में आपको गियर बॉक्स ऑप्शंस जो हैं वो एक 6 स्पीड का मैनुअल मिलता है और एक 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। दैट्स राइट, गॉन आर द डेज ऑफ DSG, मतलब एंट्री लेवल कार्स में जो DSG ऑफर किया करती थी Volkswagen पहले, वो अब नहीं मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन भी है। क्योंकि इस सेगमेंट में अगर आप जाते हैं, इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आप जाते हैं, स्पेशली 12 लाख 13 लाख वाले सेगमेंट में जब आप जाएंगे तो उस वक्त आपको रिलायबिलिटी नाम की एक चीज़ चाहिए होती है, जो कि DSGs के साथ हम बहुत ज़्यादा एसोसिएट नहीं कर पाते हैं। DSGs उतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं प्रूव हो पाई है भारतीय कंडीशंस की अगर आप बात करेंगे। इसीलिए भारत हो तो वहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर्स या CVTs बहुत अच्छे से काम करती है और अब हमें फाइनली इसका एक 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर यूनिट मिल चुका है। बट दैट्स नॉट द वन दैट आई एम ड्राइविंग द 6 स्पीड मैनुअल, जो कि इस व्हीकल का सबसे एक्साइटिंग पावर ट्रेन ऑप्शन है। मतलब वो 1 लीटर 6 स्पीड मैनुअल के साथ में। अब एक्साइटिंग क्यों है? एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि आप 2000 RPM के ऊपर बस आप होने चाहिए एंड द मोमेंट यू टैप इट, 2500 क्रॉस हुआ और इट लिटरली बिकम्स अ पॉकेट रॉकेट। 0 to 100 इन अबाउट 9.7 सेकेंड्स, जो कि एक छोटी गाड़ी के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। और सिर्फ इंजन नहीं, इंजन तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ठीक ठाक पावर वाले आजकल ऑफर करने लगे हैं। Volkswagen पोलो हमेशा से अपनी हैंडलिंग के लिए, बहुत ही अच्छी हैंडलिंग के लिए भी जानी जाती है और वो चीज़ जो है बरकरार यहाँ पर रहती है। अब मैं जयपुर के थोड़े आउटस्कर्ट्स में एक नया हाईवे आया है, रिंग रोड जिसे हम बोलते हैं। ये आगरा से कनेक्ट करता है और इधर अजमेर वाले रोड से NH8 से कनेक्ट करता है। ये कंपैरेटिवली खाली रहता है, हम मोस्टली सारी गाड़ियों को टेस्ट इधर ही करते हैं। और ऐसी गाड़ी अगर हो तो फिर क्या ही बात है, मतलब ज़बरदस्त। इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब आप सुपर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं जब आप इस गाड़ी को चलाएं, सुपर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि जिस मोमेंट जितना आप इनपुट देंगे ऑलमोस्ट उतना आपको ये रिएक्ट करके देती है, उतना आपको प्रिसिशन ये देती है। मतलब आपके इनपुट में और जो फाइनल जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसमें बहुत कम लैग है। हाँ ठीक है, थोड़ी सी ओवर स्टेयरी इनकी स्टेयरिंग्स होती है, तो जब आप एकदम शार्प किसी कॉर्नर पे हैं या कर्वी रोड्स पे आप चला रहे हैं, देन यू गॉट टू बी स्लाइटली केयरफुल। बट लाइक आई सेड, दिस इज द बेस्ट हैंडलिंग कार दैट यू कैन बाय इन इंडिया राइट नाउ। अगर आप 12 लाख रुपए तक, इनफैक्ट 15 लाख रुपए तक के बजट में भी जाएं, ओवरऑल आई थिंक इट हैंडल्स ब्यूटिफुल। मतलब
अगर मुझे आज की तारीख में भी कोई हैचबैक खरीदनी हो इस प्राइस ब्रैकेट में, देन दिस इज़ द वन दैट आई एम गोइंग टू गेट फॉर श्योर। गियर्स भी एक्चुअली मुझे इसके ठीक लगे हैं, नॉट प्रॉब्ली एज स्मूथ एज से अ Hyundai और अ मारुति, पर काफ़ी प्रिसाइज हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से स्लॉटिंग भी होते हैं और बहुत ठीक ठाक गियर बॉक्स है। और ज़्यादा बटर स्मूथ होता तो मज़ा आ जाता, बट मैं इससे भी खुश हूँ। अब जो चीज़ों से कुछ लोग खुश नहीं हो सकते हैं, स्पेशली जो Hyundai से या मारुति से आते हैं, वो ये है कि जब आप शहर में गाड़ी चलाते हैं तो उनको स्टीयरिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी मतलब वेट वाइज थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। मुझे एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसी ही स्टीयरिंग जो है पसंद होती है। शहर में हो हाँ ठीक है, थोड़ी सी भारी होती है, बट आई वुड ऑलवेज प्रेफर अ मोर प्रिसाइज स्टीयरिंग रादर देन अ वेरी लाइट स्टीयरिंग। तो बहुत ही अच्छा इसका फीडबैक भी है, वेट मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है, और मेरे हिसाब से एक अच्छी हैंडलिंग वाली कार, एक अच्छे स्टीयरिंग फीडबैक वाली कार जो होती है वो ज़्यादा सेफ होगी हमेशा। आप कई बार हाईवेज़ पे 100 के आसपास स्पीड्स कर रहे होते हैं, कुछ हाईवेज़ पे और ज़्यादा कर रहे होते हैं, और अगर सडनली कुछ ऐसा आ जाए तो उस वक्त आपको ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए जो लथार्जिक हो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स में। आपको ऐसी चाहिए कि आप जैसा उसको इनपुट दे रहे हैं वैसा वो रिस्पॉन्ड करे और क्विकली करे, एंड दिस इज़ द कार दैट डज इट। तो उस लिहाज से आई थिंक आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द वे these guys somehow managed to give us this। इनफैक्ट मैंने थोड़ी दिनों पहले कुशाक भी चलाई जिस पे ताइगुन भी आएगी। आई एम नॉट श्योर ताइगुन और कुशाक में क्या डिफरेंसेस होंगे, मोस्ट लाइकली वो दोनों सेम ही होंगे, पर अगर मुझे अभी भी ज़्यादा बेटर हैंडलिंग वाली कार इस ग्रुप में चाहिए तो मैं इसे चुनूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर हैंडल भी करती है और सेम इंजन के साथ में ज़्यादा फन भी है। ऑफकोर्स क्योंकि कंपैरेटिवली छोटी गाड़ी है, थोड़ी लो स्लंग है, हल्की नहीं है गाड़ी, इनफैक्ट अपने सेगमेंट में सबसे भारी गाड़ी है, बट लो स्लंग है, यू सिट स्लाइटली लो, और उसके बाद में फिर एक इतना पावरफुल आपको एक इंजन मिल जाता है जो लगभग 105 bhp के आसपास पावर निकाल के आपको देता है, जो कि एक छोटी गाड़ी के लिए शानदार है, और 175 न्यूटन मीटर्स का आपको पीक टॉर्क देता है। ओवरऑल इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फन कार देन दिस इज द वन दैट यू शुड गो फॉर। अब एक चीज़ जिसके बारे में यूजुअली लोग Volkswagen से एसोसिएट नहीं करते हैं वो है राइड क्वालिटी, सस्पेंशंस, क्योंकि थोड़े से स्टिफन ये रखते हैं, हैंडलिंग को थोड़ा सा फेवर करते हुए, बट एक्चुअली हमने इसे ठीक ठाक ख़राब रास्तों पे भी चलाया है और उस वक्त मुझे एक्चुअली उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। हाँ ठीक है, थोड़ी लो स्लंग है तो कई बार बहुत ज़्यादा बड़े गड्ढे वड्ढे आ जाएँ तो आपको थोड़ा सा प्लानिंग बेटर करनी पड़ती है, बट वो गड्ढे अंदर कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस हिसाब से अगर स्लो स्पीड से निकल रहे हैं उनमें तो दिक्कत उतनी ज़्यादा होती नहीं है। मतलब ख़राब रास्तों को ये ठीक ठाक हैंडल कर लेती है, जो कि यूजुअली लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं Volkswagen की गाड़ियों से, पर मुझे एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव उस लिहाज से भी ये लगे हैं। इनफैक्ट ख़राब रास्तों पर इसके सस्पेंशंस Hyundai के सस्पेंशन से बेटर परफॉर्म करके दे रहे हैं। थोड़ी सी अगर ऑफकोर्स राइड हाइट आप बढ़ा देते हैं तो ऑफकोर्स वो हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बट हल्की सी अगर राइड हाइट बढ़ जाती है तो ये सस्पेंशंस अच्छे खासे ख़राब रास्तों को हैंडल कर सकते हैं। इनफैक्ट Volkswagen ओवर द ईयर्स इन चीज़ों को बेहतर करती आई है, ऑल्दो ये गाड़ी सस्पेंशन वाइज इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, मोस्ट लाइकली ये सेम ही है जैसे पहले वाले थे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बट जो न्यूअर Volkswagens आ रही हैं, फॉर एग्जांपल Volkswagen Skoda की कुशाक हमने चलाई है, टाइगुन हम बहुत जल्दी चलाने वाले हैं, तो उनके सस्पेंशन जो हैं वो थोड़े इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाए गए हैं, बट ये भी सस्पेंशन जिनको हम थोड़ा सा यूरोपियन टाइप मानते हैं वो भी अच्छा हैंडल कर रहे हैं सभी तरीके के अंडुलेशंस को, और हाईवे पे मिलने वाले जो अंडुलेशंस हो उनमें तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो ओवरऑल आई थिंक आई एम माइटी इम्प्रेस विद द वे दिस व्हीकल हैंडल्स। एक चीज़ जो स्पेशली मेंशन करने वाली है, इसका जो MID है उसमें आपको स्पीडोमीटर भी मिलता है, स्पीडोमीटर अप टू 80 kmph। उसके बाद में ये भूल जाता है आपको बताना कि क्या स्पीड पे आप चल रहे हो, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि जब आपने मैकेनिज्म लगाया ही है कि आपको ये स्पीड बताएगा कि आप डिजिटली आपको स्पीड बताया था MID, ऑफकोर्स आपके पास में ट्रेडिशनल स्पीडोमीटर है वो आपको बताता ही है, बट आप अब जब नई गाड़ियाँ चलाने लगे हैं तो हमारा ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा MID की तरफ रहता है, जहाँ पर आपका अगर डिजिटल स्पीडोमीटर है तो उधर ध्यान जाएगा। अब इसका स्पीडोमीटर क्या करता है, 80 kmph तक तो आपको स्पीड बताता है आप कितनी चल रहे हो, ठीक है, हल्का सा लैग है ऑल दो उसमें,
पर ठीक है, एक बार को वो भी कंसिडर कर सकते हैं। बट 80 से ऊपर आप जाते हो तो 80 पे ही अटक जाता है, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो जब हाईवे रन कर रहे होते हो, और फिर आपको ये आवाज़ सुनाई देती है कि हाँ 80 क्रॉस कर चुके हो आप, और ये अभी तक 80 पे अटका हुआ है। तो आपको थोड़ा सा वो यूज टू होने में टाइम लगेगा। मुझे एक्चुअली अभी भी टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान वही स्पीडोमीटर पे जाता है, डिजिटल स्पीडोमीटर पे, और वो 80 पे ही अटका हुआ रहता है। सो दैट वन थिंग आई थिंक थोड़ा सा बेटर हो सकता है। बाकी ओवरऑल लाइक आई सेड, इफ़ आई नीड टू बाय वन हैचबैक जो फन टू ड्राइव हो, जेन्युइनली फन टू ड्राइव हो, सिर्फ नाम के लिए नहीं, और काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको देती हो हाईवेज पे भी चलने का, और सेफ भी हो इनफैक्ट, क्योंकि वेट भी है गाड़ी में। जब आप दरवाजे बंद करोगे, बैठोगे अंदर, बिल्ड क्वालिटी जिस तरीके की आपको फील होती है, वो आपको एक सेफ गाड़ी वाली फीलिंग डेफिनेटली देती है। प्रायोरिटीज से याद आता है फ्यूल इकोनॉमी, क्योंकि वो इस वक्त, जिस वक्त अब हम जी रहे हैं, जयपुर में जीने वालों के लिए स्पेशली ज़्यादा बड़ा पेन, क्योंकि देश में दूसरा सबसे महंगा शहर है फ्यूल के हिसाब से, फ्यूल प्राइसेस के हिसाब से। भी रिसेंटली जब मैंने देखा, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट थी, उसमें था कि लगभग इंदौर के बाद में, आई थिंक इंदौर इज़ अबाउट 109, और हमारा लगभग 108 के आसपास, 107 से थोड़ा सा ऊपर, तो 108 के आसपास प्रति लीटर आप पे कर रहे हैं, और उस प्रति लीटर में आप निकाल कितना पा रहे हैं। अगर आप तमीज़ से चलाएंगे तो आप एक्चुअली इसे ढंग की फ्यूल एफिशिएंसी इससे निकाल पाएंगे। लगभग 15 ऑन एन एवरेज आप निकाल सकते हैं इससे। एटलीस्ट हमने ज़्यादातर, ऑफकोर्स 60% हमने हाईवे पे चलाया है, 60 to 70%, और 30% ने सिटी में चलाया है, तब 15 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर कर रहा है, जो कि बेहद इंप्रेसिव है, क्योंकि हमने थोड़ा पुश भी किया है और थोड़ा आराम से भी चलाया है। दोनों अगर मिला के देखोगे तो 14-15 की फ्यूल एफिशिएंसी ये दे देता है। सो दैट्स इट पीपल ऑन दी Volkswagen Polo 1 लीटर TSI मैनुअल ट्रांसमिशन। मेरे हिसाब से अंडर 15 लाख सबसे मज़ेदार कार, या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स में अगर आपको फन चाहिए तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, और पोलो वो बखूबी करती है। तो अगर आप एक फन कोशन वाली गाड़ी देख रहे हैं तो Volkswagen पोलो आज भी रेलेवेंट रहती है। हाँ ठीक है, इसके कंपटीशन में जितने भी इसके राइवल्स हैं वो जनरेशन चेंज ले चुके हैं, फीचर्स हो सकता है और ज़्यादा नए आ गए हों, मॉडर्न डिज़ाइन लैंग्वेजेस हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके डिज़ाइन टाइमलेस है, इसमें वो फन एलिमेंट आज भी बरकरार है, आज भी ये एंथुजियास्ट को अपनी ओर आकर्षित कर पा रही है। मेरे जैसे एंथुजियास्ट आज भी अगर गाड़ी लेने की सोचेंगे तो वो इसे कंसिडर करते हैं। तो यही है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस Volkswagen पोलो के बारे में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।